हेलो गाइस, वेलकम टू द सीए कंसल्स लर्निंग क्लासेस। आज हम अपने लेक्चर नंबर 3 को कंटिन्यू करते हैं ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंक्रप्सी कोड 2016। देखिए, लेक्चर नंबर 2 में हमने बात करी थी अपने सेक्शन नंबर 21 की, उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था सेक्शन नंबर 21 हमारा बात करता है कंस्टिट्यूशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की। देखो, जो हमारी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है उसमें मैंने आपको बताया आपके जितने भी सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं वो सारे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को फॉर्म करेंगे। अगर एक ऐसा केस होता है जिसमें कि हमारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कंपनी में एग्जिस्ट ही नहीं करते, देन उस केस में हमारे टॉप 18 ऑपरेशनल क्रेडिटर्स इन वैल्यू, जो 18 टॉप मोस्ट ऑपरेशन क्रेडिटर्स है, प्लस में एक वर्कमैन का आदमी होगा, प्लस एक एम्प्लॉइज का रिप्रेजेंटेटिव होगा, ये 20 लोग बन के कमिटी ऑफ क्रेडिटर फॉर्म करेंगे। अब हमने एक चीज़ और देखी थी, जो हमारी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है उसमें जो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हमारे आएंगे वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स वो रिलेटेड नहीं होनी चाहिए हमारे कॉर्पोरेट डेटर से। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन हमने देखा था कि अगर जो हमारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं वो कॉर्पोरेट डेटर से रिलेटेड है, बिकॉज क्योंकि उनका जो डेप्ट था वो हमारे हमने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया एज पर द एग्रीमेंट, और जो उसकी डेट थी, कन्वर्जन की डेट थी, वो बिफोर द इंसॉल्वेंसी इन द कमेंसमेंट, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले थी। मतलब जो हमारा सीआईआरपी प्रोसेस बिगिन हुआ था उससे पहले की डेट थी। तो हम उसको, उस फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को अपने कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में इंक्लूड कर लेंगे। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी बात करता है कंसोर्टियम की। देखो, आपने ये कंसोर्टियम एक कॉमन टर्म है, ये आप सबने सुनी ही होगी, कभी ना कभी इसका जिक्र सुना ही होगा। क्या होता है, अपना जेड एयरवेज है वो 5,000 करोड़ का लोन रेज करना चाहता है, लेकिन एसबीआई, वो एसबीआई जो बैंक है वो डर रही है अकेले 5,000 करोड़ रुपए देने के लिए। वो डर रही है कि अगर जेट एयरवेज अगर इंसॉल्वेंट हो गया इन फ्यूचर, या फिर कुछ भी लिक्विडेशन में भी चला गया, तो उसके अकेले के 5,000 करोड़ रुपए एज आ उसको रिकवरी नहीं हो पाएगी। इसलिए एसबीआई क्या एक एग्रीमेंट बनाती है जिसमें जिसमें क्या करती है, वो तो अपनी संग 3 बैंकों को इनवाइट करती है, एचडीएफसी, कैनरा और यस बैंक को। 3 बैंकों को और इनवाइट करती है कि वो उनको ऑफर देती है कि आओ, हम मेरे को जेट एयरवेज को 5,000 करोड़ का लोन देना है, तो उसमें मैं अपना, तुम सब भी कंट्रीब्यूट करो, हम सब एक तरीके से कंट्रीब्यूशन के थ्रू उसको जेट एयरवेज को लोन देंगे। देखो, अब इस मेरे केस में मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें हमने एसबीआई ने 4,000 करोड़ रुपीस दिए, एचडीएफसी ने 500 करोड़ रुपीस दिए, कैनरा ने 200 करोड़ रुपीस दिए, यस बैंक ने 300 करोड़ रुपीस दिए। इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं कंसोर्टियम का एक एग्रीमेंट होता है ये। अब इसमें जैसे ही इन्होंने लोन दिया जेट एयरवेज को 5,000 करोड़ का, हुआ क्या, जेट एयरवेज जैसे कि डिफॉल्ट करता ही है, अपने जेट एयरवेज ने इस लोन का डिफॉल्ट किया। जेट एयरवेज ने जैसे ही लोन का डिफॉल्ट किया, जैसे ही जेट एयरवेज ने लोन का डिफॉल्ट किया है, ये सब लोग गए एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास, एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी ने सीआईआरपी प्रोसेस बिगिन कर दिया। अब देखो, बात क्या आती है, जब भी हमारा कंसोर्टियम का एग्रीमेंट होता है तो हम देखते हैं कि एक हमारी लीड बैंक होती है। अब इस केस में लीड बैंक कौन सी है, हमारी एसबीआई है, क्योंकि एसबीआई ने ही इन सब लोगों को इनवाइट किया है, इसलिए एसबीआई लीड बैंक है। और जब भी कंसोर्टियम का एग्रीमेंट बनता है तो उसमें एक कंसोर्टियम का रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। जैसे मैंने अपने एग्जाम्पल में लिया, मिस्टर काजू, हमने कंसोर्टियम का रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया। कंसोर्टियम का रिप्रेजेंटेटिव का बेसिकली मतलब क्या होता है, जो भी कंसोर्टियम के बिहाफ पे जैसे इन चारों लोगों के बिहाफ पे, एसबीआई, एचडीएफसी, कैनरा, यस बैंक के बिहाफ पे कोई भी केस वगैरह लड़ना होगा, तो फिर मिस्टर काजू ही उस चीज़ को देखेंगे, और उस केस वगैरह कोई भी प्रोसीडिंग्स वगैरह होगी तो मिस्टर काजू ही उसको करेंगे, उसकी अपील वगैरह होंगी वही वो करेंगे, प्रोसीडिंग्स वगैरह। अब होता क्या है, जैसे ही जेट एयरवेज ने डिफॉल्ट किया, तो अब आईबीसी कोड में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि वोटिंग राइट कैसे डिसाइड होंगे। वोटिंग राइट का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि योर शेयर अपॉन में टोटल फाइनेंशियल डेप्ट। अब देखो, कंसोर्टियम का जब हमने एग्रीमेंट बनाया, कंसोर्टियम का जब एग्रीमेंट बनाया तो वोटिंग राइट पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि वोटिंग राइट हम कंसोर्टियम को देंगे, पूरे कंसोर्टियम का एक वोटिंग राइट डिसाइड हो गया, फिर सेपरेट सेपरेट वोटिंग राइट होंगे, जैसे एसबीआई का अलग वोटिंग राइट होगा, एचडीएफसी का अलग वोटिंग राइट होगा, या कैनरा का। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि चारों का एक रिप्रेजेंटेटिव सीओसी में बैठेगा, या फिर चारों अलग अलग कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में बैठेंगे। जैसे ये हमारी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग चल रही है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में ये टेबल लगी हुई है बीच में, 10 सीटें इसमें, एक एसबीआई की, एक यस बैंक की, एक कैनरा की, एक एचडीएफसी, बाकी 3 लोग और बाकी 6 लोग अदर है। अब बात ये चल रही है कि जो आईबीसी कोड है वो एसबीआई को अलग सीट देगा, यस, या एसबीआई को अलग सीट देगा, या फिर इन चारों लोगों को एक ही सीट मिलेगी सीओसी की मीटिंग में।
बेसिकली बात ये चल रही है। लेकिन आईबीसी कोड क्लियरली क्लेरिफाई करता है कि हमको तुम्हारे एग्रीमेंट से कोई मतलब नहीं, तुम कंसोर्टियम का एग्रीमेंट बनाओ चाहे किसी का भी बनाओ, हम सबको अलग अलग फाइनेंशियल क्रेडिटर मानेंगे। तो इस हिसाब से जो हमारा एसबीआई ने 4000 करोड़ का लोन दिया है, हम लेट एज्यूम करते हैं हम कि हमारा टोटल फाइनेंशियल डेब्ट 10,000 करोड़ का है। तो इस हिसाब से जो एसबीआई का वोटिंग राइट क्या होगा, उसका 4000 करोड़ डिवाइडेड बाय 10,000 करोड़, इस हिसाब से उसका 40% का वो वोटिंग राइट का अधिकार रखता है। ऐसे ही एचडीएफसी का निकालेंगे, एचडीएफसी 5% का रखता है, ऐसे ही आपका कैनरा बैंक, ऐसे ही आपका यस बैंक। इस हिसाब से आईबीसी कोड ने क्लेरिफाई किया हमको कि कंसोर्टियम के एग्रीमेंट में हम सबका अलग अलग शेयर मानेंगे, एसबीआई का अलग मानेंगे, एचडीएफसी का अलग मानेंगे, कैनरा का अलग मानेंगे और यस बैंक का अलग मानेंगे। अब देखो एसबीआई ने क्या की, अब बात ये उठती है, अब एसबीआई भी एक एंटिटी है, एसबीआई कोई पर्सन नहीं है जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में जाके बैठ जाए, उनकी मीटिंग अटेंड कर ले। तो एसबीआई भी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में बैठने के लिए। क्या कर सकता है वो एसबीआई, या तो खुद सेल्फ रिप्रेजेंट करे, अपना कोई भी ट्रस्टी या फिर उसका एजेंट है अपने बिहाफ पे वो उसको भेज दे। जैसे एसबीआई ने कोई भी ट्रस्टी या एजेंट अपॉइंट कर रखा है अपना, तो उसको भेज दे। या फिर क्या कर सकता है एसबीआई, वो जैसे कंसोर्टियम का इनका एग्रीमेंट बना था तो उसमें इन्होंने कॉमन रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया था मिस्टर काजू, तो वो मिस्टर काजू को भी भेज सकता है अपनी जगह एसबीआई सीओसी की मीटिंग में। या फिर एसबीआई क्या कर सकता है अपना, ये अपना खुद का इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट कर सकता है। याद रखना वो आईपीआर की बात नहीं कर रहे, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की बात नहीं कर रहे हम, इसमें बात करें आईपी की इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं। एसबीआई अपना अलग से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ला सकता है, जिसकी कॉस्ट खुद एसबीआई ही बियर करेगा। और जो ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो उसको अपनी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग में भेज सकता है एज अ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, अपना ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है। चौथा वो क्या कर सकता है, वो जॉइंटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि हमारी एसबीआई और यस बैंक है, ये दोनों मिलके अपना एक थर्ड पार्टी अपॉइंट कर लें एज अ रिप्रेजेंटेटिव, जो कि इनकी सीओसी की मीटिंग में जाके बैठ सके। बेसिकली कहने का मतलब ये है, एसबीआई या तो खुद जा सकता है, या फिर मिस्टर काजू जो इनका कॉमन रिप्रेजेंटेटिव है उसको भेज सकता है, या फिर एक ऐसा कर सकता है कि अपना इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट कर ले उसको भेज दे, या फिर जॉइंटली एसबीआई और यस बैंक अपना कोई भी थर्ड पार्टी अपॉइंट कर ले उसको कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में भेज दें। अब हम बात करते हैं कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का डिसीजन कैसे लिया जाता है। देखो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में जो डिसीजन लिया जाता है वो मेजोरिटी पर लिया जाता है, मोर देन 51% और इक्वल टू 51% ऑफ द वोटिंग राइट होंगे तो हमारी जो भी कोई भी डिसीजन या फिर कोई भी प्रपोजल चल रहा होगा तो उसमें वो एक्सेप्टेड हो जाएगा। मतलब वोटिंग के लिए मोर देन 51% ऑफ द वोटिंग राइट चाहिए इनको किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए। तो हम कहाँ थे मैं आपको बता रहा था, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की जब भी मीटिंग होगी तो फिर इसमें जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो मेजोरिटी के बेसिस पे लिया जाएगा। मोर देन इक्वल टू 51% ऑफ द वोटिंग राइट के जो भी लोग हैं या फिर क्रेडिटर्स हैं वो अगर एक्सेप्ट करते हैं तो एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट करते हैं तो रिजेक्ट होगा कोई भी प्रपोजल। फिर हमने बात करी थी कोरम। कोरम क्या होगा, अब भैया मीटिंग चल रही है तो कोरम की बात तो जरूर आएगी। कोरम होगा इसमें आपका सीओसी का मिनिमम 30% ऑफ द वोटिंग राइट, मिनिमम 30% ऑफ द वोटिंग राइट के जो क्रेडिटर्स होंगे जिनके पास इतनी पावर होगी तो अगर वो मीटिंग में आएंगे तभी हमारा मानेंगे कोरम अवेलेबल है, कोरम कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। अगर हमारा मान लो कोई भी मीटिंग में कोरम नहीं आ पाता है, कोरम नहीं हो पाता तो फिर मीटिंग क्या होगी, एडजर्न होगी। अब मीटिंग एडजर्न होती है तो हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि वो कब कब होती है, एडजर्न होती है वो सेम टाइम सेम प्लेस बट नेक्स्ट वीक। बट आईबीसी कोड ने क्लियरली स्पेसिफाई किया सेम टाइम सेम प्लेस बट नेक्स्ट डे को वो मीटिंग एडजर्न होगी। ऐसा क्यों किया है आईबीसी कोड ने, इसका मेन रीजन क्या था, इसका मेन रीजन था कि आईबीसी कोड में जो भी प्रोसीडिंग जो भी सीआईआरपी प्रोसेस है वो आपको विद इन 180 डेज कंप्लीट करना है। अब भैया विद इन 180 डेज कंप्लीट करना है तो एक तरफ से तुम टाइम बाउंडेशन लगा रहे हो हम पे, और फिर मीटिंग को अगर तुम नेक्स्ट वीक एडजर्न करोगे तो ये तो बहुत लंबा टाइम खिंच जाएगा। इसलिए लॉ मेकर्स ने क्लियरली स्पेसिफाई किया जो मीटिंग एडजर्न होगी सेम टाइम सेम प्लेस बट नेक्स्ट डे को होगी। अगर क्या होता है एडजर्न मीटिंग में भी अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, जो मेंबर्स प्रेजेंट है जो क्रेडिटर्स प्रेजेंट है उन्हीं को ही हम कोरम मान लेंगे। फिर अब हम बात करते हैं, अब जैसे कि हमने कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग चल रही है, एसबीआई ने अपना ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भेजा। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अगर एसबीआई भेजती है तो उसके राइट्स क्या होंगे, राइट्स उसके होंगे कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है, वोट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ एसबीआई। बट उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, ड्यूटीज़ होंगी वो वोट कर सकता है, वोट करना उसको पड़ेगा। और उसको वोट कब करेगा, वो वोट तभी कर सकता है जब प्रायर इंस्ट्रक्शन ऑफ द एसबीआई मिले उसको। अगर कोई भी प्रायर इंस्ट्रक्शन ऑफ एसबीआई नहीं मिलता, मतलब कहने का क्या है, जैसे एसबीआई ने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा मिस्टर काजू को अगर एसबीआई पहले ही इंस्ट्रक्शन देके भेजती है कि अगर ये प्रपोजल उठे तो तुमको ये एक्सेप्ट करना है, तो मिस्टर काजू एक्सेप्ट का ही अपना वोट कास्ट करेंगे, वो उस प्रपोजल को रिजेक्ट नहीं कर सकते।
सकते। अगर एसबीआई ने ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है तुमको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, तो फिर मिस्टर काजू इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है कि वो सीओसी की मीटिंग में किसी भी प्रपोजल में वोट कास्ट कर सके। कहने का मतलब सीधा सा है कि अगर एसबीआई बताएगी तो ही वोट करना है, अगर वो बताती है फेवर में करना है तो फेवर में वोट होगा, अगर वो उसमें रिजेक्ट में करती है वोट को तो रिजेक्शन में वोट होगा। एसबीआई की कहने पर ही वोट होगा। पावर उसकी है, पार्टिसिपेट करेगा, वोट करेगा, लेकिन ड्यूटीज है केवल इंस्ट्रक्शन ऑफ एसबीआई के पे ही वो अपना वोट कास्ट करेगा। फिर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 21(6) की। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए मैंने अलग से हाईलाइट भी करके दिया है आपको। देखो सेक्शन नंबर 21(6) हमारी क्या बात करता है। सेक्शन नंबर 21 सब सेक्शन 6 हमारी बात कर रहा है क्या हुआ, डिवेंचर होल्डर्स से काफी सारे उन्होंने जेट एयरवेज को डेप्ट दिया, 1000 करोड़ का डेप्ट दिया उन्होंने डिवेंचर होल्डर्स ने। अब डिवेंचर होल्डर क्या हुआ, जो जेट एयरवेज ने उनके लोन का डिफॉल्ट कर दिया, डिवेंचर होल्डर्स गए एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास। भाई एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास इतने सारे करोड़ों में डिवेंचर होल्डर्स हैं, वो सारे तो नहीं जा सकते, इसलिए जो उनके बिहाफ पे उनका एक रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम बोलते हैं डिवेंचर ट्रस्टी, वो जाएगा एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास अपनी कंप्लेन लेके, फिर सीआईआरपी का प्रोसेस बिगिन होगा। अब देखो एजुकेटिंग अथॉरिटी ने कमेटी ऑफ क्रेडिटर बैठा दी। अब कमेटी ऑफ क्रेडिटर में सवाल उठता है कि भैया कौन बैठेगा, डिवेंचर ट्रस्टी बैठेगा या फिर इतने सारे डिवेंचर होल्डर्स बैठेंगे। सीधी सी बात है, इतने सारे डिवेंचर होल्डर्स नहीं बैठ सकते कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में, इसलिए डिवेंचर होल्डर का जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा यानी कि डिवेंचर ट्रस्टी, वही हमारी क्रेडिटर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में बैठेगा। ये तो मैंने एग्जांपल लिया डिवेंचर्स का, लेकिन ऐसा ही एग्जांपल कोई भी हो सिक्योरिटीज का हो सकता है, जैसे कि हमारे डिपॉजिट्स होते हैं, डिपॉजिट होल्डर होते हैं, तो उनके बिहाफ पे भी डिपॉजिट ट्रस्टी ही सीओसी की मीटिंग में बैठेगा। फिर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट हमसे कह रहा है कि एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक क्लास ऑफ क्रेडिटर्स ने अगर जेट एयरवेज को लोन दिया है, स्पेसिफिक क्लास ऑफ क्रेडिटर्स कब बनती है, जब वो एक प्रेस्क्राइब नंबर ऑफ लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हैं क्रेडिटर्स, तब हम उनको बोलते हैं कि ये क्लास ऑफ क्रेडिटर्स हैं। अभी फिलहाल में आईबीसी कोड में ऐसा कोई भी नंबर प्रेस्क्राइब नहीं किया है, तो फिर अब जो भी हमारी क्लास ऑफ क्रेडिटर्स है, अगर जेट एयरवेज को उसने लोन दिया और उस जेट एयरवेज ने उसके 100 करोड़ के लोन का डिफॉल्ट कर दिया, बात वही उठती है कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में कौन लोग, इतने सारे क्रेडिटर्स तो बैठेंगे नहीं, करोड़ों में इसके क्रेडिटर्स होंगे जेट एयरवेज, इसलिए आईबीसी कोड ने क्लियरली क्लैरिफाई किया इस ऐसे केस में आपकी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में जो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा, लेकिन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी ऐसे नहीं बैठेगा जब जो इनका क्लास ऑफ क्रेडिटर्स का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो कि एक जो अब इसको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो कैसे सिलेक्ट होगा, हमारा इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशन जो आईआरपी है, आईआरपी क्या करेगा, अपनी एजुकेटिंग अथॉरिटी को एक एप्लीकेशन देगा कि भैया जो हमारे स्पेसिफिक क्लास ऑफ क्रेडिटर्स हैं, लेकिन हम इन सारे लोगों को अपनी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग में नहीं बैठा सकते, तो आप हमको बताइए एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो इनके बिहाफ पे इनको रिप्रेजेंट कर सके, बेसिकली इनका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बन सके। तो फिर आईआरपी के एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास वो तीन आईपीस के नाम लेके जाएगा। आईआरपी 3 आईपीस के नाम लेके जाएगा। वो 3 आईपीस कौन होंगे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल 3 लोग वो कौन होंगे, जिस भी स्टेट के सबसे ज्यादा क्रेडिटर्स होंगे उस स्टेट के 3 आईपीस आईआरपी अपने मर्जी से एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास लेके जाएगा। एजुकेटिंग अथॉरिटी हमारी एनसीएलटी है, बेसिकली उसमें से एक आईपी सिलेक्ट करेगी, उसमें से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट करेगी जो कि इन क्लास ऑफ क्रेडिटर्स का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। मैं एक और बार इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करता हूँ। क्लास ऑफ क्रेडिटर्स ने जेट एयरवेज को लोन दिया, भैया सारे क्लास ऑफ क्रेडिटर्स इतने सारे लोग हैं, कम्युनिटी ऑफ क्रेडिटर्स में बैठ नहीं सकते, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे आए इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल भैया, वो क्या करते हैं, वो गए एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन लेके कि इतने सारे क्लास ऑफ क्रेडिटर्स हैं, इनको हम बैठा नहीं सकते अपनी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में, इसलिए मैं आपके पास 3 नाम लेके आया हूँ, 3 आईपीस के नाम लेके आया हूँ। अब ये 3 आईपीस के नाम कौन कौन से होंगे वो आईआरपी डिसाइड करेगा कि किस स्टेट में, जैसे कि हमारे आसाम स्टेट में मैंने एग्जांपल लिया 600, जैसे हमारे 1000 नंबर है क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, इसमें से 600 मेजोरिटी है जो हमारी आसाम की है, आसाम स्टेट की है, तो फिर जो हमारा आईपी है वो आसाम में से ही 3 आईपी सिलेक्ट करेगा। 3 आईपी सिलेक्ट करके वो ले जाएगा एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास, जो एजुकेटिंग अथॉरिटीज है इन 3 आईपी में से एक आईपी सिलेक्ट करेगा जो कि इस क्लास ऑफ क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट करेगा इस क्लास ऑफ क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब एक कंडीशन क्या राइज हो सकती है, एक केस ये बन सकता है कि जो जैसे मेजॉरिटी ऑफ क्रेडिटर्स हमारे आसाम स्टेट के हैं, लेकिन आसाम स्टेट में भी ऐसा हो सकता है कि हमारा कोई भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हुई ना,
आईपीज हुई ना, तो फिर ऐसे केस में क्या करेगा हमारा आईआरपी, जो नियर बाय स्टेट है उसमें से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के नाम लेके वो एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन फाइल करेगा। मतलब बेसिकली जैसे आसाम स्टेट में कोई भी आईपीज अवेलेबल नहीं है, तो आसाम के नियर बाय जो भी स्टेट है, यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज है, उसमें से आईपीज के नेम, 3 आईपीज के नेम सजेस्टेड है, एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास ले जाएगा। एजुकेटिंग अथॉरिटीज उन 3 नामों में से एक नाम सिलेक्ट करके उनका रिप्रेजेंटेटिव बना देगी। तीसरा केस क्या आता है हमारा कि गार्जियन और एग्जीक्यूटर का। हुआ क्या कि देखो, एक माइनर था, मिस्टर रामू माइनर था, उसने जेट एयरवेज को लोन दिया, जेट एयरवेज ने उस लोन का डिफॉल्ट कर दिया। अब माइनर में हमने पढ़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, माइनर के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मतलब बेसिकली एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ नहीं बन सकता। लेकिन अब आईबीसी कोड में कहा है कि अगर माइनर ने जेट एयरवेज को लोन दे दिया है, तो फिर माइनर के बिहाफ पे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में कौन बैठेगा? जो उसका लीगल गार्जियन है, वो गार्जियन बैठेगा, या फिर एग्जीक्यूटर बैठेगा माइनर के बिहाफ में कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में, वो रिप्रेजेंट करेगा। 3 केसेस को मैं एक और बार इसमें ब्रीफली डिस्क्राइब करता हूँ। पहला केस क्या था हमारा? सिक्योरिटीज का केस था, जैसे कि हमारा डिवेंचर हो गया, डिपॉजिट हो गया, तो फिर इनका जो ट्रस्टी होगा, डिवेंचर ट्रस्टी या डिपॉजिट ट्रस्टी, वो बैठेगा हमारा क्लास ऑफ क्रेडिटर्स में, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में। अब क्लास ऑफ क्रेडिटर एक पार्टिकुलर क्लास ऑफ क्रेडिटर्स है, सेकंड केस है ये हमारा। अगर वो प्रेस्क्राइब नंबर ऑफ लिमिट से क्रॉस हो जाते हैं, तो फिर जो हमारा आईआरपी है, वो कोई भी 3 नाम सजेस्ट करेगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास। एजुकेटिंग अथॉरिटी उनमें से एक बंदे को कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में बैठाएगी, जो कि रिप्रेजेंट करेगा क्लास ऑफ क्रेडिटर्स को। फिर तीसरा केस हमने पढ़ा कि माइनर का, कि माइनर के केस में कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में उसका या तो गार्जियन बैठेगा या उसका एग्जीक्यूटर बैठेगा। एक छोटा सा पॉइंट ये रह गया, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये वैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखो, एक फाइनेंशियल क्रेडिटर है, एक ऑपरेशनल क्रेडिटर। ऑपरेशनल क्रेडिटर का ऑपरेशनल डेप्ट है, ऑपरेशनल डेप्ट उसने अपना फाइनेंशियल क्रेडिटर को सेल कर दिया। सेल करने के बाद फाइनेंशियल क्रेडिटर अब हमारा 2 डेप्ट का मालिक बन गया, एक तो फाइनेंशियल डेप्ट का, एक ऑपरेशनल डेप्ट का। अब लेकिन जो उसको फाइनेंशियल क्रेडिटर को कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में जो वोटिंग राइट मिलेगा, वो इसके केवल फाइनेंशियल डेप्ट के अगेंस्ट मिलेगा, ऑपरेशनल डेप्ट के अगेंस्ट कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलेगा इसको। सो आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना सेक्शन नंबर 22 बिगिन करते हैं। देखो, सेक्शन नंबर 22 बिगिन करने से पहले मैं एक बार पूरी स्टोरी को रिपीट करना चाहूंगा। एसबीआई ने लोन दिया अपने जेट एयरवेज को, 100 करोड़ का लोन दिया। जेट एयरवेज ने उस लोन का डिफॉल्ट कर दिया। एसबीआई गया रोता रोता एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास, जो कि एनसीएलटी है कॉर्पोरेट के केस में। जिस दिन गया, उस दिन को ये याद रखना, ये पॉइंट में मैं आपको बताता हूँ, हाईलाइट करता हूँ। जिस दिन भी आपका एसबीआई एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा, उस डेट को हम क्या बोलते हैं? इनिशिएशन डेट बोलते हैं। उस डेट को हम इनिशिएशन डेट बोलते हैं। और एजुकेटिंग अथॉरिटी हमारा 14 दिन के अंदर अंदर उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा। अगर वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, तो अब वही डेट बन जाती है हमारी इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, सीआईआरपी का प्रोसेस हमारा बिगिन हो जाएगा, मॉरिटोरियम में सेक्शन 14 अप्लाई हो जाएगा, और हमारा आईआरपी अपॉइंट हो जाएगा। जो प्रपोज आईआरपी होता है वो हमारा आईआरपी बन जाएगा। फिर आईआरपी जैसे ही अपॉइंट हुआ, विद इन ए पीरियड ऑफ 3 डेज वो पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा, भैया 14 दिन के अंदर अंदर हमारे पास क्लेम लिया, 7 दिन के अंदर मैं वेरीफाई करूंगा क्लेम्स को, 2 दिन के अंदर मैं सीओसी कंस्टिट्यूट करूंगा। सीओसी कंस्टिट्यूट करने के बाद सीओसी की पहली मीटिंग, विद इन ए पीरियड ऑफ 7 डेज सीओसी की पहली मीटिंग होगी। अब देखो, एक एक तो ये इंटरनल लिमिटेशन है कि जैसे ही हमारी सीओसी कंस्टिट्यूट हुई, 7 दिन के अंदर अंदर उसकी मीटिंग होनी चाहिए, पहली मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग। लेकिन एक एक्सटर्नल लिमिट भी अप्लाई होती है, जिस दिन से इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट है, आईसीडी डेट है, उस दिन से लेके विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज, विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज हमारी सीओसी की पहली मीटिंग होनी चाहिए। मतलब 2 लिमिट हमारी हो गई फर्स्ट मीटिंग के लिए, सीओसी की फर्स्ट मीटिंग के लिए। सबसे पहले हमारा 7 डेज के अंदर अंदर सीओसी की मीटिंग हुई है, होनी चाहिए, जिस दिन वो कंस्टिट्यूट हुई है। और एक्सटर्नल लिमिट क्या कहती है? आईसीडी के विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज हमारी सीओसी की पहली मीटिंग होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं। देखो, सीओसी की पहली मीटिंग होगी, तो उसमें वो क्या, सबसे पहला एजेंडा क्या होगा? आईआरपी है, उसने हमारी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाई, लेकिन कमिटी ऑफ क्रेडिटर इतनी हरामी होती है, वो अपने आईआरपी जो, जिस आईआरपी ने सीओसी को बनाया, उसी के ऊपर सवाल खड़ा कर देते कि आईआरपी, क्या तू कैपेबल है हमारा आईआरपी बनने के लिए? इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, क्या तू रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनने के लिए कैपेबल है? ये सवाल खड़ा कर देती है। अब इसकी फर्स्ट मीटिंग में ही ये क्या करेगी, या तो जो इसका आईआरपी, जैसे हमारे आईआरपी मिस्टर राम थे, मिस्टर राम को ही वो दोबारा अपॉइंट करके रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बना देगी, आईआरपी से आरपी बना देगी। आईआरपी एक छोटी डेजिग्नेशन होती है, आईआरपी एक उससे बड़ी डेजिग्नेशन होती है एक तरीके से। अब जैसे मिस्टर राम के ऑफिस के बाहर जो बोर्ड लग रहा था, वो लग रहा था आईआरपी का, वो हटा के उसको आरपी का बोर्ड कर लेंगे, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का कर देंगे, और वो सीआईआरपी के प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे।
और मिस्टर राम जब आरपी बनेंगे तो उनको एक अपना रिटर्न कंसेंट भी देना पड़ेगा। अब एक ऐसा भी केस हो सकता है कि जो कमिटी ऑफ क्रिएटर वो मिस्टर राम के वर्क से खुश ना हो और वो चाहती है कि मिस्टर राम को रिप्लेस करना, मतलब बेसिकली आईआरपी को आरपी अपॉइंट नहीं करना चाहती वो, तो उस केस में वो एक नया आरपी लेके आएगी। नया आरपी कैसे लाएगी? जो हमारी कमिटी ऑफ क्रिएटर है वो एक नेम सजेस्ट करेगी, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर श्याम को। अब जो सीओसी है जिसने उसने जो मिस्टर श्याम का नेम सजेस्ट किया है वो जाएगी अपनी एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास। सीओसी गया एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास, एजुकेटिंग अथॉरिटी जाएगा वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास, आईबीबीआई के पास जाएगा। आईबीबीआई विद इन ए पीरियड ऑफ 10 days वो ये वेरीफाई करेगा जो उन्होंने नाम सजेस्ट किया मिस्टर श्याम वो कैपेबल है कि सीआईआरपी का प्रोसेस कंडक्ट कर सके। मिस्टर राम की जगह मिस्टर श्याम क्या कैपेबल हैं आईआरपी की प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। अगर आईबीबीआई को लगता है कि जो मिस्टर श्याम है वो कैपेबल हैं, वो सारी कंडीशन मीट कर रहे हैं, उस उनके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही है, तो वो उनको प्रपोज्ड जो इनका प्रपोज्ड आरपी है मिस्टर श्याम उसको आरपी बना देंगे। अब इसमें एक चीज और देखिए आप, जैसे ही मिस्टर श्याम हमारे आरपी बने तो इनको मिस्टर श्याम को भी अपना एक रिटर्न कंसेंट देना पड़ेगा। इसी केस का मैंने एक एक्सटेंशन प्रोवाइड किया है। इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट हुई विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days, आपकी सीओसी की फर्स्ट मीटिंग हुई, जो एक्सटर्नल लिमिट थी आपकी सीओसी की फर्स्ट मीटिंग कंडक्ट हुई विद इन ए पीरियड ऑफ 10 days। जैसे कि सीओसी ने हमारा जो आईआरपी था उसको रिप्लेस करके दूसरा आरपी का नाम सजेस्ट किया, वो 10 दिन के अंदर अंदर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास गया। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने 10 दिन के अंदर उसको वेरीफाई किया हाँ कि ये मिस्टर श्याम कैपेबल हैं सीआईआरपी के प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। फिर उससे आगे आप जो हमारे न्यू आरपी आए हैं मिस्टर श्याम वो कंटिन्यू करेंगे। देखिए जैसे कि केस फर्स्ट में क्या हुआ, आरपी अपॉइंट, जो पुराने आरपी थे मिस्टर राम अपॉइंट हो गए, तो फिर इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से लेकर हमारा इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से लेकर सीओसी तक तो आईआरपी ही कंटिन्यू करेगा। सीओसी की पहली मीटिंग हुई उन्होंने आईआरपी ही को ही कंटिन्यू कर लिया। देन जब आईआरपी को ही वो आरपी बना दे रहे हैं तो आईआरपी ही अपने पूरे प्रोसेस को कंटिन्यू करता जाएगा। केस 2 क्या हुआ, जो हमारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल था वो अपॉइंट नहीं हुआ। इस पॉइंट को मैं आपको दोबारा क्लैरिफाई करता हूँ। देखिए हुआ क्या, इसमें मैं कंफ्यूज हो गया बताने में। देखो आरपी अपॉइंट हो गया मतलब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो गया। जैसे इसमें हमारा आईबीबीआई ने मिस्टर श्याम को अपॉइंट कर लिया, मिस्टर श्याम जो है अब वो इधर से कंटिन्यू करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट है और सीओसी की डेट है इधर से इधर तक तो हमारा आईआरपी ने फंक्शन किया। सीओसी ने सीओसी गई आईबीबीआई के पास, आईबीबीआई ने 10 दिन का टाइम लिया अप्रूव करने के लिए। उस दौरान भी जो हमारा सीआईआरपी के प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो आईआरपी ही होगा, मतलब मिस्टर राम रिस्पॉन्सिबल होंगे। बट उससे आगे जो कंटिन्यू करेंगे वो मिस्टर श्याम कंटिन्यू करेंगे। अब केस 2 क्या हुआ, मिस्टर श्याम जो कि हमारे प्रपोज्ड आरपी थे वो अपॉइंट नहीं हुए। अगर हमारे प्रपोज्ड आरपी अपॉइंट नहीं हुए तो डेट मीन्स जो हमारा ओल्ड आईआरपी है वही कंटिन्यू करेगा, मतलब मिस्टर राम है वही हमारे कंटिन्यू करेंगे। अभी इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से लेकर इस डेट से लेकर और जो हमारा आईबीबीआई की डेट तक था वो वैसे भी कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन जो आईबीबीआई की डेट से इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया कि मिस्टर श्याम अपॉइंट नहीं होंगे, देन मिस्टर राम जो हमारे ओल्ड आईआरपी थे वही कंटिन्यू करेंगे। अब हम बात करते हैं, देखो अब जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बैठी है फर्स्ट मीटिंग जो होगी उसमें वो डिसाइड करेगी कि ओल्ड आईआरपी को आरपी बनाए या नहीं बनाए। वो ये जो डिसीजन लिया जाएगा वो किस पर डिपेंड करता है, ये डिसीजन हमारे 66% ऑफ द वोटिंग राइट पर डिपेंड करता है। अगर 66% से ज़्यादा लोग या उतने लोग कह देते हैं कि ओल्ड आईआरपी को ही आरपी बनाए तो वो बना दिया जाएगा। अगर इतने लोग मना करते हैं तो फिर ओल्ड आईआरपी को आरपी नहीं बनाया जाएगा। बेसिकली जो वोटिंग है वो डिपेंड करेगी 66% की मेजोरिटी पे, मोर देन और इक्वल टू द 66% ऑफ द वोटिंग राइट। फिर अब हम बात करते हैं, एसबीआई ने लोन दिया जेट एयरवेज को। एसबीआई गई एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास, एजुकेटिंग अथॉरिटी ने अपॉइंट किया इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब क्या हुआ, जो आईआरपी था इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम, वो रिलेटेड पर्सन निकले जेट एयरवेज से। मिस्टर राम का पर्सनली इंटरेस्ट है जेट एयरवेज में। क्या ये केस वैलिड है? आपको लगता है ये केस वैलिड है कि जो आईआरपी अपॉइंट हुआ है क्या वो वैलिड है? बिल्कुल नहीं। इसलिए हमने आईआरपी के अपॉइंटमेंट के लिए एक वैलिड क्राइटेरिया लगाया
कि आईआरपी जो भी अपॉइंट होगा उसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या है। सबसे पहले वो 149 सबसेक्शन 6 जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए एप्लीकेबल है, उसमें वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। जो 149 सबसेक्शन 6 बात करता है कि रिक्वायरमेंट फॉर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें भी आपकी सेम टू सेम एज इट इज अप्लाई हो जाएंगी। आपको आईआरपी या आरपी अपॉइंट करना है तो 149 सबसेक्शन 6 क्या कहता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 149 सबसेक्शन 6 कहता है अगर आपको कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो वो बंदा कौन सा होना चाहिए, इंटीग्रिटी वाला बंदा होना चाहिए। उसका कोई भी प्रिक्युलरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए विद द कंपनी की होल्डिंग एसोसिएट एंड सब्सिडरी के साथ और प्रमोटर और डायरेक्टर के साथ इस साल और पिछले 2 सालों में। इसका एक्सेप्शन हमने देखा था कि अगर प्रिक्युलरी रिलेशनशिप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है या फिर आर्म्स लेंथ प्राइस है तो चल जाएगा, और उसकी कोई भी अमाउंट रिन्यूमरेशन वगैरह है वो टोटल इनकम उसकी 10% से कम है तो भी चल जाएगा। बेसिकली मैं आपको 149 सबसेक्शन से एक बार क्विक रिमेम्बर करा रहा हूँ। वो जो बंदा है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है वो प्रमोटर नहीं होना चाहिए होल्डिंग सब्सिडरी कैश के, होल्डिंग एसोसिएट के और कंपनी के, और वो बंदा रिलेटिव नहीं होना चाहिए प्रमोटर और डायरेक्टर का, कंपनी के, एसोसिएट के, सब्सिडरी के एंड होल्डिंग के। और जो भी बंदा अप्लाई कर रहा है वो रिलेटिव नहीं होना चाहिए, रिलेटिव नहीं होना चाहिए कंपनी का, कंपनी से किसी भी तरीके से वो रिलेट नहीं करना चाहिए। फिर मैं और इसमें बताया है 149 सबसेक्शन 6 में बताया है जो बंदा जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए अपॉइंट होना चाहता है ना ही उसका रिलेटिव कोई भी इंडेप्टेड होना चाहिए कंपनी से 50 लाख रुपीज के ज़्यादा, कोई भी गारंटी प्रोवाइड नहीं हो 50 लाख रुपीज और उससे ज़्यादा की, अदर पिक्युलर रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कोई भी, और जो अपॉइंट होना चाहता है एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो बंदा कंपनी के एम्प्लॉय या केएमपी से कोई किसी भी तरीके से रिलेट नहीं होना चाहिए, और पार्टनर प्रोप्राइटर एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए कोई भी ऐसी फर्म का जो कि तुम्हारी कंपनी का ऑडिट करती है या फिर ऑडिट कर रही है या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग कर रही है या फिर सेक्रेटरियल ऑडिट कर रही है। कोई भी ऐसी फर्म का पार्टनर नहीं होना चाहिए जो कि लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है जिसका 10% ऑफ टर्नओवर वो उसी कंपनी से प्राप्त कर रही है, और 2% ऑफ द वोटिंग राइट होल्ड नहीं करना चाहिए, मोर देन 2% ऑफ द वोटिंग राइट होल्ड नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी क्वालिफिकेशन बताई गई है 149 सबसेक्शन 6 में जो कि आप सभी पढ़ चुके ही हैं। फिर हम बात कर रहे हैं देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा सबसे पहले 149 सबसेक्शन 6 में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल है वैसे ही हमारा आईआरपी और आरपी के अपॉइंटमेंट में एप्लीकेबल है। अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसमें सेकंड पॉइंट बताया गया है हमको, नॉट रिलेटेड पार्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। कॉर्पोरेट डेटर से किसी भी तरीके से रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए। ये रिलेटेड पार्टी की जो डेफिनेशन है वो आईबीसी कोड में प्रोवाइड की गई है अंडर द सेक्शन नंबर 3 जो डेफिनेशन सेक्शन है आपका, उसमें आपकी रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए। और फिर प्रोप्राइटर पार्टनर एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए कोई भी फर्म का जो कि कॉर्पोरेट डेटर का ऑडिट सीए ऑडिट कर रही है, कॉस्ट अकाउंटिंग कर रही है या फिर सेक्रेटरियल ऑडिट कर रही है, तो वो नहीं होना चाहिए। प्रोप्राइटर पार्टनर एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए कोई भी लीगल कंसल्टेंट फर्म का जो अपने 5% ऑफ टर्नओवर कॉर्पोरेट डेटर से ही अर्न कर रही है, 5% ऑफ टर्नओवर उसका कॉर्पोरेट डेटर से ही आ रहा है। अब एक चीज़ याद रखना, जो 149 सबसेक्शन 6 में जो ये सिमिलर पॉइंट था उसमें जो लिमिट बताई गई थी वो बताई गई थी 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, उसमें 10% था, इसमें 5% कर दिया, इसलिए ये पॉइंट अलग से हाईलाइट करके बताया गया है। अब हमने बात करी थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमको चेक करना है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो कि हमारा आईआरपी या आरपी की पोस्ट पे अप्लाई कर रहा है उसके लिए तो चेक करना ही करना है, प्लस में हमको ये जो क्राइटेरिया है वो किसके लिए चेक करना है, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी है जिसका जो आईपी है हमारा वो पार्टनर है या डायरेक्टर है या प्रमोटर है, तो उसके लिए भी हमको चेक करना है कि उसके डायरेक्टर प्रमोटर एम्प्लॉय डायरेक्टर प्रमोटर है या फिर पार्टनर है, उनके लिए भी हमको ये एलिजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है। देखिए बेसिकली मतलब ये है कहने का, आईबीसी एक्ट में क्या बताया है कि जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होगा वो हमेशा इंडिविजुअल बंदा होगा, कोई भी फर्म नहीं हो सकती। लेकिन क्या होता है कि जो एक अकेला बंदा है उसके पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं होती कि वो फर्म के सीआईआरपी के प्रोसेस को अकेला ही कंटिन्यू कर सके, इसलिए वो क्या करता है कि कई सारे इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जैसे आईपीआर 1 2 3 4 एंड एन नंबर तक जो भी उसके वो पार्टनर्स वगैरह होते हैं एक एंटिटी फॉर्म करते हैं जिसका नाम होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी आईपीई।
ये एक एंटिटी फॉर्म करते हैं, वो एंटिटी को इनकॉर्पोरेट करते हैं। ये एलएलपी हो सकती है, ये एंटिटी कंपनी हो सकती है या फर्म हो सकती है। अब देखो आईबीसी कोड में लेकिन ये साफ साफ मना कर दिया है कि जो आईआरपी होगा वो फर्म अपॉइंट नहीं हो सकती। इसका मतलब जो इनकी आईपीई है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी, उसको तो हम अपॉइंट नहीं कर सकते। तो इसलिए जो आईआरपी बने हैं, मतलब हमारे इंडिविजुअल बंदा है उसी को अपॉइंट करते हैं। लेकिन जो इंडिविजुअल बंदा है वो पार्टनर भी तो है तुम्हारा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी में। इसलिए जब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टेस्ट करते हैं तो हम उसके बंदे का तो टेस्ट करते हैं जो अपॉइंट हुआ है एज आईआरपी या आरपी प्लस में, और उसके जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी है उसके डायरेक्टर या प्रमोटर है उसकी भी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टेस्ट करते हैं। इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट की बात करते हैं। इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज आपकी कमेटी ऑफ क्रेडिटर की फर्स्ट मीटिंग हो जानी चाहिए। और विद इन ए पीरियड आफ्टर जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है, अगर वो कहती है कि हमारा जो आईआरपी है हमको वो पसंद नहीं है, हम आरपी दूसरा अपॉइंट करेंगे, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करेंगे अपना, तो वो आईबीबीआई के पास जाएगा। आईबीबीआई विद इन ए पीरियड ऑफ 10 डेज आपको आरपी का नाम बताएगी। जो आईआरपी है, जो उसकी पावर एंड ड्यूटीज थी वही सेम पावर एंड ड्यूटीज हमारी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की होंगी। सेक्शन नंबर 24 हमारी क्या बात करता है, तो वो सीओसी की मीटिंग आप दोनों तरीके से करा सकते हो। या तो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी हो सकती है सीओसी की मीटिंग, या फिर इन पर्सनल क्रेडिटर्स को बुला के भी मीटिंग हो सकती है। फिर सीओसी की मीटिंग ही हमने बात करी थी, कब होगी सीओसी की मीटिंग, जब हमारा जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, जो आरपी है, वो जब वो नेसेसरी समझता है कि सीओसी की मीटिंग बुलानी चाहिए तब बुलाएगा वो मीटिंग। या फिर कब बुलाएगा, जब हमारे क्रेडिटर्स रिक्वेस्ट करेंगे जिन पे 33% ऑफ द वोटिंग राइट है, मोर देन और इक्वल टू द 33% ऑफ द वोटिंग राइट वाले क्रेडिटर जब हमसे रिक्वेस्ट करेंगे, आरपी से रिक्वेस्ट करेंगे, तब वो बुलाएगा मीटिंग सीओसी की। अब क्या हुआ, सीओसी की मीटिंग हो रही है तो फिर अगर कोई भी क्रेडिटर है वो चाहता है कि एक एजेंडा उसमें डिस्कस करो हो, पार्टिकुलर एजेंडा या प्रपोजल उसमें डिस्कस हो, तो वो कब होगा, जब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को लगे वो एजेंडा नेसेसरी है डिस्कस करना, तब डिस्कस होगा। या फिर मोर देन 33% ऑफ द वोटिंग राइट वाले क्रेडिटर रिक्वेस्ट करें वो एजेंडा या प्रपोजल डिस्कस करने की, तब वो एजेंडा या प्रपोजल मीटिंग में डिस्कस होगा। सेक्शन नंबर 27 क्या बात करता है, आईआरपी जो हमारा इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल था, जैसे ही सीओसी कंस्टिट्यूट हुई वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बना। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बन गया, अब वो अपना सीआईआरपी प्रोसेस कंटिन्यू कर रहा है, बट सीओसी को जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, उसके काम से सेटिस्फाई नहीं है। तो क्या हमारी जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो रिप्लेस हो सकता है, वो रिमूव हो सकता है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर क्या उसको हटा सकती है, बिल्कुल हटा सकती है। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स अपनी एक मीटिंग बुला के उस जो आरपी है, जो आरपी फिलहाल में काम कर रहा है उसको रिमूव कर सकती है। वो कब रिमूव कर सकती है, मोर देन और इक्वल टू द 66% ऑफ द वोटिंग पावर, अगर उसके फेवर में है कि जो हमारा आरपी काम कर रहा है उसको रिप्लेस करना चाहिए, तो जो पुराना आरपी है वो रिप्लेस हो सकता है। अब वो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को अपनी मीटिंग बुलानी पड़ेगी। मीटिंग बुला के उसको क्या करना पड़ेगा, जो प्रपोज्ड आरपी का नाम, जो नया आरपी वो सिलेक्ट करवाना चाहते हैं उसकी एप्लीकेशन एजुकेटिंग अथॉरिटी को फाइल होगी। सेम प्रोसेस कंटिन्यू होगा, एजुकेटिंग अथॉरिटी जाएगा, एजुकेटिंग अथॉरिटी जाएगा बोर्ड के पास, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास। वो 10 दिन में उसको चेक करेगा कि उसके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स तो नहीं कंटिन्यू हो रही हैं। वो जब हमारा बोर्ड सेटिस्फाई हो जाएगा जो, तो फिर प्रपोज्ड आरपी है वो हमारा आरपी कंटिन्यू करेगा। फिर हम बात करते हैं कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की जो मीटिंग होती है उसमें नोटिस किस किस को जाएगा, हमारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को जाएगा नोटिस, प्लस में हमारे जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं जो हमने पहले पढ़ा था, जैसे डिवेंचर के केस में उनके ट्रस्टी को जाएगा, डिपॉजिटर केस में वो अपने ट्रस्टी को भेजते हैं, जो उनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको नोटिस जाएगा। डिवेंचर ट्रस्टी वगैरह इनको नोटिस जाएगा। माइनर के केस में उसके गार्जियन या एडमिनिस्ट्रेटर को नोटिस जाएगा। क्लास ऑफ क्रेडिटर्स के केस में उनके जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है उसको नोटिस जाएगा। फिर अब हमने बात करी जो बोर्ड और पार्टनर सस्पेंड हो चुका है, बोर्ड और जो पार्टनर है कॉर्पोरेट डेटर के जो सस्पेंड हो चुके हैं उनको भी नोटिस जाएगा। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स उनको भी नोटिस जाएगा। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कौन से, जो 10% ऑफ द टोटल डेप्ट मोर देन और इक्वल टू द 10% ऑफ द टोटल डेप्ट ओन करते हैं। जैसे कि मैंने बात करी थी जैसे कि मिस्टर राम एंड सन्स ने जेट एयरवेज को एसी सप्लाई कराए, अगर उसका जो ऑपरेशनल डेप्ट है वो 10% ऑफ द टोटल डेप्ट, फाइनेंशियल डेप्ट प्लस है, ऑपरेशनल डेप्ट से ज़्यादा है, तो फिर वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में बैठेगा।
मतलब कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की जो मीटिंग होगी उसका नोटिस उस पर जाएगा, नोटिस जाएगा उसका। अब नोटिस जाएगा तो फिर इतने सारे ऑपरेशन क्रेडिटर्स होते हैं, तो फिर इतने सारे ऑपरेशन क्रेडिटर्स तो बैठ नहीं सकते मीटिंग में। तो फिर मीटिंग में जो ऑपरेशन क्रेडिटर्स हैं उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो बैठेगा। अब देखो जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, इनके पास तो अधिकार है वो मीटिंग को अटेंड भी करें और इसमें पार्टिसिपेट भी करें। पार्टिसिपेट इन द सेंस उसमें वोटिंग वगैरह भी करें। लेकिन जो हमारे बोर्ड है और जो हमारा पार्टनर वगैरह है वो सस्पेंड हो चुके हैं, ऑपरेशन क्रेडिटर्स हैं, इनको उसमें कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग में केवल अटेंड करने का अधिकार है, पार्टिसिपेट करने का या वोट करने का कोई भी अधिकार नहीं है। पीरियड ऑफ नोटिस की हम बात करें, देखो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का जो नोटिस मीटिंग है, मीटिंग का जो नोटिस है वो 5 दिन प्रायर टू द मीटिंग जाएगा। 5 दिन पहले उनको नोटिस भेजना पड़ेगा, जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के मेंबर है। लेकिन एक कोई भी इमरजेंसी हो गई, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग इमरजेंसी में बुलानी पड़ गई, तो 24 घंटे पहले का नोटिस भी चल जाएगा, वो भी वैलिड नोटिस होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि जो नोटिस है वो तुमको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भी डिलीवर करना है, तो उस केस में जो मिनिमम टाइम लिमिट होगी वो 48 आवर्स हो जाएगी, 24 आवर्स की जगह 48 आवर्स हो जाएगी, अगर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स को भी आपको नोटिस भेजना है तो। तभी आपकी जो मीटिंग का नोटिस है वो वैलिड माना जाएगा। सेक्शन 25 की बात करते हैं, ड्यूटीज ऑफ द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की बात करता है सेक्शन नंबर 25। सेक्शन नंबर 25 हमारी बात कर रहे हैं ड्यूटीज ऑफ द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब जो आईआरपी हमारा आरपी बना है उसकी ड्यूटीज क्या आती हैं, देखो ड्यूटीज विद रिस्पेक्ट टू द असेट्स क्या आती हैं, इसकी असेट की उसको सेफ कस्टडी करनी है, प्लस में उसको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, कोई भी कॉर्पोरेट डेटर की प्रॉपर्टी वगैरह होगी उसको अपनी कस्टडी में लेगा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। प्लस में कोई भी असेट्स होंगी जैसे कि जेट एयरवेज के एयरक्राफ्ट हैं, उनकी प्रिजर्वेशन एवं प्रोटेक्ट हो, वो सारी जिम्मेदारी आपकी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की है। और क्या जिम्मेदारी बनती है, उसकी जिम्मेदारी है रिप्रेजेंट करे कॉर्पोरेट डेटर को टू द थर्ड पार्टी कोई भी वो उस पर क्लेम करने आ रही है तो फिर वो रिप्रेजेंट करेगा, कॉर्पोरेट डेटर ही करे। कॉर्पोरेट डेटर को रिप्रेजेंट करने की भी ड्यूटी आपकी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की है। कोई भी एक्सपर्ट लोगों को हायर कर सकता है वो, जैसे जो भी उसको ज़रूरत लगती है कि कंपनी को। तो हम बात कर रहे थे सेक्शन नंबर 25 की, ड्यूटीज ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की। देखो ड्यूटीज क्या आती हैं विद रिस्पेक्ट टू द असेट, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की ड्यूटीज आती है हमारी कि उसको असेट की सेफ कस्टडी करनी है, प्लस में वो सारे स्टेप्स लेने हैं जिससे कि जो कॉर्पोरेट डेटर की असेट्स हैं उनका कोई भी डैमेज रिटोरेशन नहीं हो। फिर हम बात कर रहे हैं कि जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो कॉर्पोरेट डेटर को रिप्रेजेंट करे टू द थर्ड पार्टी। कोई भी एक्सपर्ट लोग हायर कर सकता है वो, जो उसको ज़रूरत है कि लगता है कि सीआईआरपी की प्रोसेस के लिए ज़रूरी है या फिर कंपनी को गोइंग कंसर्न में करने के लिए ज़रूरी है। इंटरिम फाइनेंस रेज कर सकता है वो, क्लेम्स की लिस्ट मंगा सकता है, क्लेम्स की लिस्ट मंगानी पड़ेंगी, उसकी वो ड्यूटीज़ है। और क्या ड्यूटी है उसकी, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की ड्यूटी है कि वो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाएगा। ये मतलब ये वाली ड्यूटीज़ हैं, आपको समझ में आएंगी। अभी मैं इस पॉइंट को समझाता हूँ आपको। सेक्शन नंबर 28 क्या बात करता है हमारी, तो सेक्शन नंबर 28 हमारी बात करता है अप्रूवल बाय द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल फ्रॉम कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। देखो काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, उसको कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का जो अप्रूवल है वो लेना पड़ेगा। अप्रूवल कब मिलेगा, मोर देन 66% और इक्वल टू 66% ऑफ वोटिंग राइट वाले लोग अगर उसको एक्सेप्ट कर देंगे तो उसको अप्रूवल मिल जाएगा। नहीं, अगर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने बिना इजाज़त के कुछ ऐसे काम होते हैं जो कर दिए तो फिर वो एक्शन क्या माने जाएंगे, वो एक्शन वॉइड हो जाएंगे, एक्शन वॉइड माने जाएंगे। और ऐसे एक्शन अगर वो कर देता है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो फिर जो सीओसी है वो हमारा वो आईबीबीआई बोर्ड को रिपोर्ट करेगा उसकी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के। अब वो ऐसे एक्शन कौन कौन से, ऐसे काम कौन कौन से हैं जो कि हमारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल विदाउट द परमिशन ऑफ सीओसी नहीं कर सकता। वो काम ये है, मैंने इसकी एक मेमोरी ट्रिक बनाई है। देखो कंपनी का जो सीसीडी मतलब कंपनी का जो कॉर्पोरेट डेटर है, जैसे ही वो इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में जाता है तो उसको फिट्स की बीमारी हो जाती है। फिट्स बोलते क्या है, फिट्स मतलब दौरे पड़ते हैं। जैसे ही कंपनी कॉर्पोरेट डेटर इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में चले जाते हैं तो फिर उनको एक फिट्स की बीमारी हो जाती है। फिट्स मतलब दौरे की बीमारी हो जाती है। दौरे की बीमारी हो जाती है तो फिर उन पर टाइम कम बचता है।
टाइम कम बचने की वजह से वो मैकडोनल्ड में जाते हैं, क्योंकि मैकडोनल्ड की जो सर्विस होती है वो वेरी फास्ट होती है। ये मैं मानता हूँ एक बहुत ही गंदी मेमोरी टेक्निक है, बट फॉर फॉर हुक एंड क्रुक आपको याद तो करना ही है। देखो, कंपनी का कॉर्पोरेट डेटा है, जैसे इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में जाएगा उसको फिट्स की बीमारी लग जाएगी। फिट्स की बीमारी लगने से वो सोचता है मेरे पास टाइम कम बचा है, इसलिए वो मैकडोनल्ड्स में जाता है, क्योंकि मैकडोनल्ड्स की सर्विस बहुत फास्ट है। मैकडी की सर्विस बहुत फास्ट है। अब देखो मेमोरी ट्रिक है, C4 क्या है, मतलब ये वो वाली एक्टिविटी है जो हमारी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल विदाउट द अप्रूवल ऑफ COC नहीं कर सकता। अगर विदाउट द अप्रूवल ऑफ COC उसने ये सारी एक्टिविटीज कर दी तो वो एक्शन उसका वॉइड माना जाएगा, या फिर COC है वो उसको बोर्ड को उसके बारे में रिपोर्ट कर देगा, तो बोर्ड उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देगा। अब वो एक्शन कौन कौन से हैं, जैसे कि चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कॉर्पोरेट डेटर के कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करता है, उसकी ओनरशिप में चेंज करता है कॉर्पोरेट डेटर के, इंटरिम फाइनेंस कोई भी रेज करता है, डिस्पोजल ऑफ शेयर्स वगैरह डिस्पोज करता है कॉर्पोरेट डेटर के, या फिर इन्फोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट, कोई भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करता है अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। एम इज फॉर आएगा तुम्हारा मैनेजमेंट में कोई भी चेंज करता है। टी इज फॉर आएगा तुम्हारे ट्रांजेक्शन में कोई भी ट्रांजेक्शन, जैसे कि डेबिट ट्रांजेक्शन एंटर करता है, जैसे चेक वगैरह इशू कर देता है किसी को पेमेंट के लिए, या फिर रिलेटेड पार्टी कोई भी ट्रांजेक्शन करता है। सीज फॉर आएगा तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज करता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे कि MOA है, AOA है, इनमें कोई भी चेंज करता है। डी फॉर डेलीगेट, अपना काम किसी और को डेलीगेट करता है। टी फॉर आएगा तुम्हारा टर्म, इंटरनल ऑडिटर की टर्म में चेंज करता है, अदर पर्सनल की टर्म में चेंज करता है। बेसिकली वो एक्शन कौन कौन से हैं, ओनरशिप में चेंज करे, कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करे, इंटरिम फाइनेंस रेज करे, या फिर तुम्हारा आइज फॉर इंटरेस्ट कोई भी क्रिएट कर दे, नया इंटरेस्ट सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कर दे, डिस्पोजल ऑफ शेयर्स का डिस्पोज कर दे। एम इज फॉर आएगा तुम्हारा मैनेजमेंट में कोई भी चेंज कर दे। सी इज फॉर आएगा कोई भी डेलीगेट कर दे। डी फॉर डेलीगेट कर दे अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन MOA में चेंज कर दे। टी इज फॉर ट्रांजेक्शन, कोई भी डेबिट ट्रांजेक्शन में एंटर कर जाए, या फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कर दे, कोई भी इंटरनल ऑर्डर की टर्म में चेंज कर दे या अदर पर्सनल की टर्म में चेंज कर दे। ये सारे एक्शन है विदाउट द परमिशन ऑफ COC रिलेटेड, जो तुम्हारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं कर सकता, कर देता है तो एक्शन वॉइड माने जाएंगे, और वो जो COC है इसके खिलाफ वो एजुकेटिंग अथॉरिटी हो तुम्हारी कंप्लेन भी कर देगा। CIRP की बात करते हैं। देखो, जेट एयरवेज हुआ इंसॉल्वेंट, तो फिर अब हमारा CIRP प्रोसेस का ये ऑब्जेक्ट की बात आती है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ CIRP प्रोसेस देखो क्या है, कंपनी को या तो रिवाइव किया जाए या फिर लिक्विडेशन में चली जाए। कंपनी दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव होता है CIRP प्रोसेस और कंपनी को जहां तक हो सके हम सर्वाइव करें, रिवाइव करें उसको। देखो, सर्वाइव करना है, रिवाइव करना है, तो उसके लिए कोई एक प्लान होना जरूरी है, रिजोल्यूशन प्लान होना जरूरी है। रिजोल्यूशन प्लान होगा जब ही उसको एग्जीक्यूट करके ही कंपनी रिवाइव हो सकती है। देखो क्या हुआ, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट हुई विद इन, फिर IRP अपॉइंट हो गया, 3 दिनों के अंदर उसने पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी, 14 दिन के अंदर क्लेम्स इनवाइट करे, 7 दिन के अंदर वेरीफाई करे, 2 दिन के अंदर COC कंस्टिट्यूट करी। COC ने जो IRP था उसको हटा के रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया तो फिर उसका जो मैंने ड्यूटीज बताई थी आपको, अब ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की ड्यूटीज चालू होती हैं कि जो आपका रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसको एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाएगा। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वो कंपनी के बारे में, कॉर्पोरेट डेटर के बारे में एक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन बताएगा कि इसकी असेट इतनी है, लाइबिलिटीज इतनी है कॉर्पोरेट डेटर की, प्लस में कैश इतना नेगेटिव चल रहा है, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स है कंपनीज में। ये सारी चीज़ें एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाएगी। ये एक बहुत कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, इसलिए जो हमारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, ये जो डॉक्यूमेंट होता है, जो प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट उसकी नज़रों में मतलब बहुत ही अच्छे रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स होते हैं, उन्हीं को ही देता है। प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स वो लोग होते हैं जो कि रिजोल्यूशन प्लान्स, अपने अपने रिजोल्यूशन प्लान्स भेजते हैं, वो प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स होते हैं। इन चार, जैसे कि हमारे केस में ABCD 4 अपने प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स हैं। जो आपका RP है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, उसने अपना इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बना के इन 4 लोगों को भेजा। ABCD 4 लोगों में से अपना जो A है और C है, उसने इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम पढ़ा समझा, उसके बिहाफ पे उसने एक रिजोल्यूशन प्लान बनाया। रिजोल्यूशन प्लान बनाने के बाद A एंड C ने बनाया रिजोल्यूशन प्लान बना। जब ये रिजोल्यूशन प्लान बना के कंपनी को फॉरवर्ड करते हैं तो ये रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स कहलाते हैं। जब तक ये रिजोल्यूशन प्लान नहीं भेजते हम उनको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स। जब ये रिजोल्यूशन प्लान हमको भेज देते हैं तब हम बोलते हैं इनको रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स।
जब ये हमारे रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स होते हैं तो हमारे ये देखिए ये रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स हो गए, प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स। जब हमारे रिजोल्यूशन प्लान दे देंगे तो ये हमारे रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स बनेंगे। अब इन्होंने ये वाला रिजोल्यूशन प्लान हमको बना के भेजा है। ये रिजोल्यूशन प्लान जाएगा हमारे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आरपी के पास जाएगा। आरपी इस पर कम्यूलो टेस्ट परफॉर्म करेगा। कम्यूलो टेस्ट वो है जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। कम्यूलो टेस्ट परफॉर्म करेगा। अगर आरपी को लगता है कम्यूलो टेस्ट पास कर गया तो वो इस रिजोल्यूशन प्लान को हमारे कंपनी वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के सामने लीड डाउन करेगा। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाएगा, उसमें बताएगा कि हमको 4 रिजोल्यूशन प्लान्स आए। टोटल चारों रिजोल्यूशन प्लान्स के बताएगा। टोटल 4 रिजोल्यूशन प्लान्स आए थे, जिसमें से 2 रिजोल्यूशन प्लान हमारे कम्यूलो टेस्ट को मीट नहीं कर पाए। इसलिए आप 2 जो रिजोल्यूशन प्लान है इन्हीं में से कोई भी एक रिजोल्यूशन प्लान कंसीडर करो। बेसिकली जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो चारों प्लान लेके जाएगा, जिसमें से कि अब वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को बताएगा कि आप इन 4 प्लान में से 2 प्लान तो कम्यूलो टेस्ट पास नहीं कर पाए, 2 पास कर पाए, इनमें से आप सिलेक्ट कीजिए। अब जो हमारी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है वो 66% की मेजोरिटी पे वोट होंगे उसमें। अब जो भी प्लान 66% की मेजोरिटी पे पास हो जाएगा और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स भी अपना कम्यूलो टेस्ट चेक करेगी, उस 66% की मेजोरिटी पे अगर जो भी प्लान पास हो जाएगा फिर वो जाएगा एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास। एजुकेटिंग अथॉरिटी उस प्लान को या तो वो एक्सेप्ट करेगी तो कंपनी रिवाइव हो जाएगी। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगी तो कंपनी चली जाएगी लिक्विडेशन के प्रोसेस में। ये जो प्रोसेस है पूरा, इस प्रोसेस को मैं एक और बार डिस्क्राइब करता हूँ आपको। हुआ क्या कि हमारे जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल थे उन्होंने इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाया, प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम भेजा जिसमें कंपनी की बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन थी। रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स ने अपने रिजोल्यूशन प्लान भेजे। रिजोल्यूशन प्लान 4 लोगों ने भेजे, ABCD 4 लोगों ने रिजोल्यूशन प्लान भेजे। कमिटी ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास 4 प्लान आई। उसने देखा, उसने कम्यूलो टेस्ट परफॉर्म किया जिसमें से कि 4 में से 2 ही पास कर पाए उस कम्यूलो टेस्ट को। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने चारों अपने रिजोल्यूशन प्लान कमिटी ऑफ क्रेडिटर के सामने रखे। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने दो प्लान थे जो कम्यूलो टेस्ट पास कर गए थे, उसमें से एक रिजोल्यूशन प्लान उसने एक्सेप्ट किया 66% की मेजोरिटी पे। वो जो रिजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट हुआ वो एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास गया। एजुकेटिंग अथॉरिटी ने अपनी सारी चीज़ें चेक करी कि वो प्लान एग्जीक्यूट हो सकता है या नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद उसको या तो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। एजुकेटिंग अथॉरिटी ने एक्सेप्ट कर लिया तो कंपनी जो कंपनी है वो तुम्हारी रिवाइव हो जाएगी। उस रिजोल्यूशन प्लान का एग्जीक्यूशन हो जाएगा और हमारा CIRP प्रोसेस यहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर एजुकेटिंग अथॉरिटी उस रिजोल्यूशन प्लान को रिजेक्ट कर देती है तो कंपनी लिक्विडेशन के प्रोसेस में चली जाएगी और CIRP प्रोसेस एंड हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।